चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनने का कष्ट करें एक बार। क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको, है ना, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेस मलाइका अरोरा खान। मिसेस मलाइका अरोरा खान पता है कौन है सो? अरे बोलो, मलाइका अरोरा को नहीं पता कौन है सो? मुन्नी 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 बदनाम, चारे अरबाज खान की वाइफ, जो एक्स वाइफ थी, अब नहीं, ठीक है, सलमान खान की भभू ठीक है सुनो, तो इसका मतलब मिसेस मलाइका अरोरा खान का इनकम दिया हुआ यहाँ पे आपके पास प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2024, मतलब हम लोग समझ में आ गया कि 2023-24 का दिया हुआ है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आपको निकालना है असेसमेंट ईयर 24-25 का। डेटा बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है हम लोग सारा काम कर लेंगे। मेन काम हम लोग पहले कर लेते हैं, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। समझ में आया? तो फॉर्मेट रेडी कीजिए। यहां पे एक बात पता चल रहा है तुमको, पहला पॉइंट में देखो एक चीज दिया हुआ है कि सी वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2020 इन द स्केल ऑफ 5,000, 100, 7,000, मतलब बेसिक सैलरी जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे, याद है ना, ग्रेडेड पे स्केल वाला। यानी पहले तुमको बेसिक सैलरी यहां पे निकालना पड़ेगा, तुमको बेसिक सैलरी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, समझे? जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में ही सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग का बेसिक सैलरी कैलकुलेट किया जाता है। बोलो हाँ या ना? चलिए तो एक बार फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, उसके बाद आगे का काम हम लोग देख लेंगे क्या करना है। सो तो फॉर्मेट हमारा है रेडी, कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस मलाइका अरोरा खान। उसके बाद असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो होता है वो हम लोग लिख चुके हैं, पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बताओ सबसे पहला काम हमारा क्या होता है सर? बोलेंगे सबसे पहला काम होता है बेसिक सैलरी का। किसका काम होता है? और यहां पे सबसे पहला काम ही आपको यहां पे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। बेसिक सैलरी आपका यहां पे नहीं दिया हुआ है सही तरीके से, इसको स्केल में दिया हुआ है, और स्केल में जब देता है तो हम लोग को निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं वर्किंग किस तरह से किया जाएगा। सो तो बताओ कब ज्वाइन की थे, देखना तो बोलेंगे सर 1/1/2020 में ज्वाइन किए, तो वहां से हम लोग का एक एक साल करके चेक करना पड़ेगा। हम ये नहीं बताएंगे बिल्कुल भी हाँ कि पहला क्लास का, फिर तुमको याद रखना पड़ेगा। हम तुमको पहले ही बोल चुके हैं कि अगर तुमको ये सब क्वेश्चन समझना है तो तुमको सब कुछ माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा, किस तरह से कैलकुलेशन करते थे। सो और ग्रेडेड पे वाले का ज्यादा नहीं, हम 2 ही क्वेश्चन तुमको करवाए थे, 2 ही एग्जांपल करवाए थे। एक करवाए थे जब आप 1/4 को एडमिट होते हो, यानी आपका ज्वाइनिंग जो होता है वो 1/4 को, यानी ओपनिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में अगर आप होते हो, और दूसरा अदर डेट में होते हो। तो ये जो केस है वो अदर डेट वाला है, तुम देख सकते हो ये कौन सा केस है? अदर डेट वाला केस है। बोलो बात समझ में आया? कब वो ज्वाइन की है? 1/1/2020, मतलब वो अदर डेट में ज्वाइन की है, 1/4 में ज्वाइन नहीं किया है, अदर डेट में। और हम लोग जानते हैं जब अदर डेट में ज्वाइन किया जाता है तो 2 कैटेगरी में उसका आता है सैलरी वाला कैलकुलेशन, और उसमें से हम लोग को देखना पड़ता है कितना महीना कितना रुपया करके, कितना महीना कितना रुपया करके, मतलब साल भर का कितना होगा। बोलो हाँ या ना? और अगर आपको ये सब चीज़ याद नहीं आ रहा है तो फिर आप देखिए पहला वाला क्लास जाके, क्लियर चीज़, बेसिक सैलरी वाला। और अभी अगर समझना है तो अभी हम समझाने के लिए तो पूरा बैठेंगे नहीं, अभी तो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो इसलिए आइए, अगर सॉल्व करेंगे वहां से अगर तुमको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनो, यहाँ पे 5,000, 100 और 7,000 का इसका ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग। तो लिखेंगे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। आइए साथ में चलिए लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी, क्योंकि हम लोग को सर बेसिक सैलरी ही नहीं पता है, तो साथ में काम करना है हम लोग को, कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रीवियस ईयर। बोलो हाँ है ना? फ्रॉम टू जो लिखते हैं हम लोग वो वाला चीज़, तो यहाँ पे लोग प्रीवियस ईयर ना लिख के लिख देते हैं, यहाँ पे फ्रॉम और टू लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, और यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी पर मंथ, यानी पर मंथ इसको बेसिक सैलरी कितना रुपया करके मिल रहा है, बासी लिख दिए हैं, बेसिक सैलरी पर मंथ। बोलो समझ में आया? आइए स्टार्ट करते हैं। बताओ किस तरह से कहां से होगा। वो ज्वाइन की है 1/1/2020 से, तो बताओ उसका खत्म कब होगा? 31/12/2020 में खत्म होगा, हाँ या ना? एक साल वहां से देखा जाएगा। तो बताओ यहां से यहां तक इसको जो मिला है वो कितना रुपया करके मिला है?
5,000 रुपया करके पर मंथ मिला है। बोलो बात समझ में आया? क्योंकि उसका स्केल जो दिया हुआ है वो 5,000 है, फिर 100 रुपया करके बढ़ेगा, कब तक? 7,000 तक बढ़ेगा। ठीक है, बताइए नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी आएगा वो क्या आएगा? 1/1/2021 से लेकर के 31/12/2021 तक। बताओ 100 रुपया करके बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5,100 रुपया पर मंथ हो जाएगा। और उसके बाद 1/1/2022 से लेकर के 31/12/2022 तक का बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा? बोलेंगे सर 5,200 रुपया करके पर मंथ हो जाएगा। हर साल 100 रुपया करके बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा 1/1/2023 से लेकर के 31/12/2023 तक का बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,300 रुपया करके पर मंथ। और नेक्स्ट वाला में चलेंगे तो 1/1/24 से लेकर के 31/12/24 तक का हमारा जो होगा वो 5,400 रुपया करके होगा। और बस यहीं तक होगा, आगे नहीं बढ़ना है हम लोग को। बोलो बात समझ में आया? अब बोलेंगे सर यहीं तक कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 23-24 23-24 खत्म कब करना है? मार्च में खत्म करना है। 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 तो पार हो चुका है हमारा। बोलो आया ना? इसका मतलब इसी कैटेगरी में हमारे पास आने वाला है। बोलो क्लियर चीज? हाँ या ना? अब बताओ तुम्हारे पास ईयर कहां से कहां तक होता है? अप्रैल से लेकर के मार्च तक होता है, अप्रैल से लेकर के मार्च। तो तुम्हारा जो अप्रैल 2023 है वो तुम्हारा इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। बोलो आया ना? और जो तुम्हारा मार्च 2024 है वो तुम्हारा इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मतलब तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक में तुमको चेक करना पड़ता है कि कितना महीना का तुम्हारा मिला होगा 5,300 रुपया करके और कितना महीना तुमको 5,400 रुपया करके। बोलो बात समझ में आया? तो तुम चेक करके देखो, बताओ तुमको 5,300 रुपया जो मिला है वो कब तक मिला है? दिसंबर तक। कब तक मिला है? दिसंबर तक। तो तुम अप्रैल से दिसंबर तक का काउंट करना शुरू कर दो, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना। कितना महीना? 9 महीना। यानी 9 महीना तुमको जो मिला है वो 5,300 रुपया करके मिला है। और फिर जनवरी से आपको जो मिलना शुरू किया है वो कितना से मिला है? 5,400। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, क्योंकि मार्च में हम लोग को रोकना है। तो 3 महीना जो मिला है वो 5,400 रुपया करके मिला है। बोलो बात समझ में आया? तो बोलेंगे देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे बेसिक सैलरी फॉर द ईयर 2023-24। बताओ फॉर द ईयर 2023-24 जो हमारा चल रहा है उसके लिए कितना होगा? तो बोलेंगे सर 5,300 रुपया करके होगा 9 महीना और प्लस 5,400 रुपया करके होगा 3 महीना। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और बस दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर 5,300 इंटू 9 करते हैं तो आता है 47,700 और प्लस 5,400 इंटू 3 करते हैं तो आता है 16,200। और जब दोनों को हम चिपका देंगे मतलब ऐड कर देंगे तो आता है आपका 63,900 का निकल रहा है सर। 63,900 रुपये का उसका बेसिक सैलरी निकल रहा है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिक सैलरी यही वाला अमाउंट तुमको दे दिया जाता था जब अभी तक, तो तुम डायरेक्टली पुट कर देते थे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तुमको निकालना पड़ा। बोलो समझ में आया? तो यही सब चीज है जो तुम्हारा क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना देता है। समझे? क्लियर है बात? कॉपी करो, और कॉपी कर लिए हो तो आगे बढ़ेंगे। हो गया तो सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो ये बेसिक सैलरी को वहां जाके पुट करेंगे 63,900। तो बेसिक सैलरी में जाके लिख देंगे यहाँ पे वर्किंग नोट 1 और अमाउंट में जाके सीधा लिखेंगे हम लोग 63,900। तो यहाँ पे 63,900 का अमाउंट हमारा पता चल चुका है बेसिक सैलरी का। आई बात समझ में? चलिए बेसिक सैलरी के बाद हमारे पास क्या क्या है सर? बोलेंगे सर अब सीधा अलावेंस आ जाता है। क्या कहीं पे बोनस कमीशन ये सब दिया हुआ है? क्या नहीं दिया हुआ है। तो सीधा अलावेंस का हेड लिखेंगे। किसका हेड लिखेंगे? यानी यहां पे एरो देके लिखेंगे अलावेंसेस। और अलावेंसेस के हेडिंग में एक एक करके सारा पॉइंट लिखेंगे। बताओ पहला पॉइंट यहाँ पे ए नंबर पॉइंट देके लिखेंगे क्या? डियरनेस अलावेंस है ना, शॉर्ट में हम डीए लिख देते हैं। डीए डियरनेस अलावेंस। बताओ कितना दिया हुआ है? बोला है डियरनेस अलावेंस है 500 रुपया करके पर मंथ। ओहो 500 रुपया पर मंथ है तो लिख देते हैं 500 इंटू 12। और 500 इंटू 12 कितना होता है? 6,000। तो सेकंड कॉलम में जाके लिखेंगे 6,000। क्लियर है चीज? 6,000 जाके कहां पे लिख देंगे? सेकंड कॉलम में लिख देंगे।
चलिए नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट, और बताओ क्या क्या अलावेंस दिया हुआ है। बोलेंगे सर सिटी अलावेंस दिया हुआ है, मतलब सिटी कंपेंसेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस दिया हुआ है, कितने का 10% ऑफ बेसिक। चलो ठीक है, पहले सिटी अलावेंस तो लिख लेते हैं, आइए यहां पे लिखते हैं सिटी अलावेंस। और सिटी अलावेंस कितना बोला है, बेसिक सैलरी का 10%, तो बेसिक सैलरी तो ऊपर दिख रहा है हम लोग को 63,900, इसी का 10% चिपका देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 6,390, 6,390। तो यहां पे जाके लिख देंगे 6,390 रुपए का सिटी अलावेंस। बोलेंगे सर सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस कौन सा कैटेगरी में आता है, कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कैटेगरी में आता है, ए नंबर कैटेगरी में आता है आपका, समझ में आया। और ए नंबर में आने वाला फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसीलिए पूरा का पूरा ऊपर में लिख दिए वहां पे, समझे। लेकिन अगर कोई अलावेंस ऐसा होता है जो कैटेगरी बी में आ रहा है तो उसमें तो एग्जेम्पशन भी मिलेगा, तो उसको यहां पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में और फिर वहां से लेस करना पड़ेगा एग्जेम्पशन उसमें, समझे। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सी नंबर पॉइंट देखते हैं, और भी अलावेंस है ना। बोलेंगे लंच अलावेंस दिया हुआ है, बताओ लंच अलावेंस कितना है, 300 पर मंथ। लंच अलावेंस भी तो टैक्सेबल होता है, हाँ या ना। तो लिखेंगे यहाँ पे लंच अलावेंस भी लिखेंगे, और 300 रुपया करके है तो 300 इंटू 12 कर देंगे तो 3600 रुपया हो जाता है, तो 3600 रुपया यहाँ पे जाके लिख देंगे। इसमें भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोलो क्लियर है चीज। और भी अलावेंस कुछ होगा तो खोज के देख लो, बताओ और कहीं पे अलावेंस है क्या। कितना नंबर, आई नंबर कहाँ है रे आई, अरे एंटरटेनमेंट बहुत दूर जाके दिख रहा है आपको, बोलो समझ में आया। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन तुमको देख के खोजना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या अलावेंस में आता है, वो सब चीज हमारे पास कहाँ कहाँ दिया हुआ है, समझे। तो बताओ एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया 500 रुपया करके पर मंथ, तो ठीक है सर, यहाँ पे डी नंबर पॉइंट जाके लिखेंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस, क्या लिखेंगे, एंटरटेनमेंट अलावेंस। और बताओ एंटरटेनमेंट अलावेंस ये भी तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, नहीं बोलते हो रे, ये भी तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, कैटेगरी ए में आता है। बताओ कितना रुपया करके बोला था, 500 रुपया करके पर मंथ बोला था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 500 इंटू 12। बताओ यहाँ से हटा देते हैं इसको, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाएगा। 500 इंटू 12 कितना होता है, 6,000 रुपये का हो रहा है, तो 6,000 रुपये लिख दिए। बोलो समझ में आया। और कोई अलावेंस बचा क्या, और कोई अलावेंस बचा क्या। बोलेंगे सर अब ऊपर से नीचे तक हम खोज खाज के देख लिए, कहीं नहीं दिखा कोई अलावेंस। क्या के नंबर, अलावेंस का जब तक नाम नहीं आएगा तब तक तुम अलावेंस नहीं समझ के चलोगे। के नंबर में मेडिकल है, लेकिन मेडिकल प्रीमियम है, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, समझ में आया। मेडिकल अलावेंस नहीं है तुम्हारा, ये अलावेंस बोलेगा तो साफ साफ उसमें अलावेंस वर्ड लिख दिया जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है उसके बारे में क्या करना है सो बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीज। चलिए तो हमारे पास अलावेंस में कोई भी चीज नहीं आने वाला है सर, अलावेंस में बस इतना ही हो चुका है, सबको टोटल करके बाहर कर देंगे। तो बताइए 6,000 प्लस 6,390 प्लस 3,600 प्लस 6,000 होता है 21,990। कितना होता है, 21,990 रुपये का निकल गया, जिसको अलावेंस का टोटल कर दिए। बोलो समझे। अब हम लोग का अलावेंस के बाद किसका जगह होता है, परक्यूजिट्स का जगह होता है। किसका जगह होता है, परक्यूजिट्स का जगह होता है। बताइए परक्यूजिट्स में क्या क्या आएगा। तो बोलेंगे सर बहुत सारा चीज दिया हुआ है, पहले खोजने तो दीजिए। तो आइए एक बार खोजते हैं। परक्यूजिट्स में हमारे पास आने वाला चीज क्या क्या है, एच नंबर पॉइंट से खोजना शुरू करोगे। कहां से, एच नंबर पॉइंट से। बोलो एच नंबर पॉइंट में दिया फ्री सप्लाई ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलेंगे सर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो टैक्सेबल होता है। क्या होता है, टैक्सेबल। तो कितना रुपया है, 1,500 रुपये का है। तो यहां पे जाके लिखेंगे परक्यूजिट्स में ए नंबर पॉइंट देके फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे, ए नंबर पॉइंट देके जाके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोल के यहाँ पे कितना रुपया का लिखेंगे, कितना दिया था, 1,500 रुपया दिया हुआ है। तो 1,500 रुपया यहाँ पे सेकेंड कॉलम में जाके चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद और भी हमारे पास कोई चीज होगा तो बी नंबर पॉइंट में जाके लिखते हैं। बताओ क्या दिया हुआ है और हमारे पास। तो फ्री गैस वाला काम हो गया। प्रोफेशनल टैक्स, ये देखो यहां पर ध्यान से बोला है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो बताओ अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पेड किया है तो एम्प्लॉयर पेड करने से हम लोग जानते हैं उसका कहां पे आता है, परक्यूजिट्स में भी आता है और डिडक्शन भी मिलता है। बोलो बात समझ में आया। तो इसका मतलब इसका हम लोग जानते हैं कि अगर एम्प्लॉयर पेड किया है तो उसका हम लोग का परक्यूजिट्स में आएगा। तो यहां पे जाके लिखेंगे परक्यूजिट्स में, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे प्रोफेशनल टैक्स, लिखते चलोगे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर।
प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ER लिख देते हैं शॉर्ट में हम यहाँ पे, एम्प्लॉयर। कितना रुपया का प्रोफेशनल टैक्स पेड कर रहा है सर? 480 रुपया का पेड कर रहा है, तो ठीक है 480 रुपया यहाँ पे जाके लिखा देंगे, ठीक है। अच्छा और बताइए क्या है, बोलेंगे सर अब हमारे पास है के नंबर पॉइंट में, देखो बोला है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हर मतलब ये मलाइका अरोरा खान। तो बताओ हम लोग जानते हैं कि कुछ भी अपने से पेमेंट करते हैं तो वो हमारा इनकम नहीं होता है, उसका डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डिडक्शन। तो ये आपका डिडक्शन में आएगा, इसका यहां पे काम नहीं है। बोलो बात समझ में आया। और नेक्स्ट बात करते हैं, सी वॉज प्रोवाइडेड बाय हर एम्प्लॉयर। अब उसका एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड कर रहा है क्या? रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। बताओ घर दिया गया है उसको, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। ये क्या हो गया? रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्योंकि हम बताए थे एकोमोडेशन का मतलब घर होता है। तो रेंट फ्री घर उसको दे दिया है। परक्विजिट्स में आता है कि नहीं रेंट फ्री एकोमोडेशन? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का बात किया गया, कहां पे दिया गया है? कोलकाता। और हम लोग जानते हैं सर रेंट फ्री एकोमोडेशन, थोड़ा सा याद करो, रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपके पास था 10%, याद मत करो इस तरह से, 10% ऐसे नहीं था उसका। यहां पे पहले बात करना पड़ेगा कि ये रेंट पे लेके दे रहा है कि ओन करके दे रहा है। तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेते हैं। बोला द एनुअल वैल्यू ऑफ विच वाज 18,000 एंड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दिया हुआ 24,000। बताओ कहीं पे भी क्वेश्चन को पढ़ के पता चला कि उसके लिए वो रेंट पेमेंट कर रहा है? नहीं पता चला। क्या पता चला कहीं पे? नहीं। इसका मतलब जब कोलकाता में दिया है और जब नहीं पता चल रहा है कि रेंट पे दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ गया हमारे पास कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। और जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर? पॉपुलेशन पे। और हम बताए थे अगर मेट्रो सिटी में अगर घर है उसका तो हमेशा उसका अब 40 लाख मानना पड़ेगा। बोलो आया ना। और बताओ 40 लाख के ऊपर होता है तो कितना परसेंट लिया जाता है? 10% ऑफ सैलरी लिया जाता है। बोलो समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग को सोच के काम करना पड़ेगा। और अगर ये रेंट वाला रहता तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। आई बात समझ में। और काम यहीं पे खत्म नहीं होता है सर, काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको फर्नीचर भी दिया जा रहा है तो फर्नीचर का 10% भी उसमें ऐड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करते कि नहीं? तो उसमें आपका कॉस्ट ऑफ एसेट भी ऐड किया जाता है 10% उसका। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। आइए यहां पे जाके लिखेंगे सी नंबर पॉइंट में, क्या लिखेंगे? रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या लिखेंगे? रेंट फ्री एकोमोडेशन। जो कहां से निकलेगा सर? वर्किंग नोट 2 से, क्योंकि एक वर्किंग तो कर चुके हैं हम लोग पहले, तो ये वर्किंग नोट 2 से निकल के आएगा हमारे पास। आइए वर्किंग करते हैं इसके लिए। आइए वर्किंग नोट 2 में चलते हैं। वर्किंग नोट 2 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल RFA। RFA मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। बताइए हम लोग को पता है कि सिंस द accommodation is provided by employer is owned। क्या दिया हुआ है? ओन्ड है वो, ठीक है। सो देयरफॉर बताओ टैक्सेबल RFA कितना होता है? टैक्सेबल RFA इक्वल टू कितना होगा? बोलेंगे 10% ऑफ सैलरी होगा। कितना होगा? 10% ऑफ सैलरी होगा। और बताओ सैलरी का मतलब आपको पता है क्या होता है? सो बोलो क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस सारा का सारा अलावेंस होता है, सारा का सारा चीज होता है यहाँ पे, सिर्फ प्रोविडेंट फंड और परक्विजिट्स को छोड़ के। रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या पढ़ के आए हो? यही पढ़ के आए हो जैसे तैसे करके। तो ये सब चीज हम इसीलिए बताए थे 15 मार्क्स का क्वेश्चन करना है तो सब चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उड़ जाओगे तो उड़ जाएगा तुम्हारा, सीधा बात। तो टैक्सेबल RFA यहाँ पे निकाल रहे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बहुत कुछ। तो यहाँ पे हियर थोड़ा सा नीचे जगह बना लेंगे क्योंकि ऊपर में ऐड भी करना पड़ेगा। सुनना, तो टैक्सेबल RFA कितना होगा? 10% ऑफ सैलरी और प्लस 10% ऑफ फर्नीचर। 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का भी 10% उसमें जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि फर्नीचर भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो 10% ऑफ फर्नीचर भी इसमें ऐड कर देंगे, तब हमारा टैक्सेबल RFA निकल के आएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? लिखेंगे हियर, बताओ सैलरी इक्वल टू, बोलेंगे सैलरी इक्वल टू क्या होता है सर? बोलेंगे बेसिक
प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट, हाँ है ना, बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट और प्लस कमीशन तो है नहीं, लिखेंगे अदर अलावेंस, अदर टैक्सेबल अलावेंस, अदर टैक्सेबल अलावेंस। आ रहा है समझ में? सारा अलावेंस यहां पे आ जाएगा हमारे पास। बताइए बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में आइए एक बार बताओ, क्वेश्चन में हमारे पास कितना का बेसिक सैलरी है? 63,900 का है, तो यहां पे जाके लिखेंगे 63,900 प्लस डीए, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, डीए कितने का था? 6,000 रुपये का था, तो डीए लिख देंगे यहाँ पे 6,000 और अदर अलावेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे बताओ ये 21,990 मत लिख देना क्योंकि डीए यही का पार्ट है। समझ में आया? तो सर क्यों हम लोग डीए को अलग करने गए, पूरे को एक ही साथ लिख देते 21,990? नहीं, अगर क्वेश्चन में आपके पास डीए का फॉर्मिंग पार्ट कुछ और बोलता तो ये डीए नहीं लिखते, उसका फॉर्मिंग पार्ट लिखा जाता वहां पे। आया समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे यही वाला लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग का फॉर्मिंग पार्ट के बारे में नहीं बोला है, तो फुल्ली फॉर्मिंग पार्ट है हमारा। तो बताओ इसको माइनस कर देते हैं अगर टोटल वाले से, तो कितना आता है? 21 में से अगर 6 जाएगा तो 15,990, यानी जो अदर अलावेंस हमारे पास होगा वो कितने का होगा? 15,990 रुपये का होगा। समझे? बताओ सबको जोड़ के कितना आता है? 63,900 प्लस 6,000 प्लस 15,990, ये आ गया आपके पास 85,890, यानी सैलरी आपका पता चल गया 85,890 रुपये का। अब इसी सैलरी का यहाँ पे हम लोग को काम करना है, तो बोलेंगे 10% ऑफ 85,890 और प्लस 10% ऑफ, बताओ फर्नीचर का दाम कितना था? फर्नीचर का दाम था 24,000 रुपये का, तो यहां पे जाके लिखेंगे 10% ऑफ 24,000। तो अगर इसका 10% करेंगे तो 8589 आएगा और इसका करेंगे तो 2400 आएगा, और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो बताओ 8589 और प्लस 2400 आता है 10,989 रुपीज़ का। तो इतना का अमाउंट हमारा टैक्सेबल आरएफए निकल के आएगा। बोलो समझ में आया? तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, जिसमें तुमको 2 वर्किंग करने का जरूरत पड़ गया, एक बेसिक सैलरी का जरूरत पड़ गया और एक तुम्हारा यहाँ पे आरएफए का कैलकुलेशन का जरूरत पड़ गया। बोलो ठीक है? और ऑनर्स वालों को ऐसा ही क्वेश्चन जल्दी मिलता है एग्जाम में, जहाँ पे थोड़ा सा आपका काम ज़्यादा हो, समझे? और अगर आप जनरल से हो तो थोड़ा सा स्लो क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा कम एडजस्टमेंट वाला मिलेगा, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला मिलेगा, लेकिन ऑनर्स वालों के लिए ये लेवल आ सकता है आपके पास। समझ में आया? ठीक है, तो आइए हमारे पास टैक्सेबल आरएफए निकल गया 10,989 रुपया। तो जाके यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे परक्विजिट्स वाले में, रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में 10,989। ठीक है? बोलो समझ में आया? और कुछ हमारे पास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? पढ़ते हैं और भी हमारे पास। बोला सी रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 4,000 का, बताओ उसको यूटीआई से डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट उसको मिल रहा है। सुनना, ये सारा चीज जो उसको मिल रहा है ना, ये अदर सोर्स का है। कहाँ का चीज है? अदर सोर्स का है। हम लोग 5 हेड पढ़ने वाले हैं ना, कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो ये सारा जो टॉपिक है ना, वो अदर सोर्स का टॉपिक का है, सैलरी में इसका कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये वाला आइटम नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आया? इसके बाद शी पेड 5,000 टू नेशनल डिफेंस फंड, तो ये सब जो पेड कर रही है उसका डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन वाला भी केस यहाँ पे आता नहीं है। बोलो समझ में आया? तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2-3 पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आपका क्वेश्चन के लिए जरूरत उसका नहीं है, इररिलेवेंट होता है, आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है? तो बस हमारा काम हो चुका है यहां तक का खत्म। तो बताइए यहां तक का काम अगर खत्म हो चुका है तो परक्विजिट्स वाला हम लोग यहां पे जाके लिख देंगे टोटल करके। परक्विजिट्स का टोटल करके बता दो कितना हो गया? बोलेंगे 1500 प्लस 480 प्लस 10,989, ये आ गया 12,969, यानी 12,969 का निकल गया हमारे पास परक्विजिट्स। बोलो क्लियर है चीज? परक्विजिट्स के बाद हम लोग का काम किसका होता है? बोलेंगे सर प्रोविडेंट फंड का होता है। बोलो ठीक है, तो लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में एक और नाम से जाना जाता है पीएफ। हाँ या ना? चलिए सर पीएफ का काम करेंगे। पीएफ में 2 चीज आता है। पीएफ में कितना आएगा? 2 चीज आएगा। कौन कौन सा? बोलो, बोलते नहीं हो ना, बड़ा गुस्सा चढ़ता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ,
जानते हुए नहीं बोलते हो, जैसे लगता है कि हाँ बोल दोगे तो हम तुमको डांट देंगे कि काहे बोले तुम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, साफ साफ क्वेश्चन में देखो ऊपर दिया हुआ है, ई नंबर पॉइंट में बोला है ओन कंट्रीब्यूशन। क्या ओन कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे ना, एम्प्लॉयर का। तो देखो एफ नंबर पॉइंट में बोला है कि हर एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट टू आरपीएफ। बताओ सेम अमाउंट कितना, तो जितना का आपने से कंट्रीब्यूशन किए हैं, बताओ कितना परसेंट किया है, 15%। किसका किसका, बेसिक और डीए का, बेसिक और डीए का। तो बेसिक और डीए का 15% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो आइए ना सर यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे 15% ऑफ बेसिक सैलरी का अमाउंट कितना था, और डीए का अमाउंट कितना था, 6000। हाँ या ना, तो जो ये दोनों अमाउंट आया है उसी का 15% यहां पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो दोनों को जोड़ के इंटू 15% कर देंगे। तो बताओ 69,900 है, और उसका अगर 15% करेंगे क्या, और फिर 6000 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा ना, ठीक, हम जोड़ दिए थे। तो 69,900 का अगर हम लोग 15% करेंगे तो कितना आता है, आता है 10,485 रुपया, 10,485 रुपीज़ का आ गया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कोई कोई अपना कहाँ महान महान काम करोगे तो महान महान आंसर आएगा। अगर तुम बोलोगे 15% ऑफ इतना, मतलब इसका 15% करके 6000 जोड़ोगे तो अलग आंसर आएगा। इसीलिए पहले इन लोगों को जोड़ना है, ऐड करना है, उसके बाद 15%। बोधमास का रूल यूज़ किया करो सही से। समझ में आया। चलिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, क्या क्वेश्चन, क्या कंप्लीट हो गया वाला चीज, एग्जेम्पशन मिलता है। क्या मिलता है, एग्जेम्पशन। तो लेस करेंगे यहाँ पे एग्जेम्पशन, और बताओ एग्जेम्पशन कितना मिलता है, बोलेंगे सर 12% ऑफ सैलरी का मिलता है। तो एग्जेम्पशन यहाँ पे होगा 12% ऑफ सैलरी। और जानते हैं सर सैलरी में तो यही वाला पार्ट आता है, बोलो है ना, बेसिक और डीए ही आएगा। तो बताओ बेसिक और डीए हमारे पास आ चुका है 63,900 और प्लस 6000 का। तो इन दोनों को जोड़ के और उसका 12% मार देंगे तो उसका हो जाएगा हमारे पास 69,900 का 12% करके देखते हैं तो कितना आता है, बोलेंगे सर एग्जेम्पशन आ गया आपका 8388 का। बोलो समझ में आया। और बस अब माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा कैलकुलेशन करके, कितना निकल रहा है 2097, चेक करना 2097 का निकल गया। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ पता चल गया हमारे पास, टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो 2097 होगा, 2097। अब बी नंबर पॉइंट, बताओ बी नंबर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। बताओ इंटरेस्ट कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलेंगे सर इंटरेस्ट क्रेडिटेड दे दिया हुआ है 4500 रुपये का, 4500 रुपया, हाँ या ना। और कितना परसेंट है ये, 15% है। चलो ठीक है, तो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ हम लोग अमाउंट जाके लिख देते हैं 4500 रुपया फर्स्ट कॉलम में, और फिर यहाँ से लेस करेंगे एग्जेम्पशन। लेस क्या करेंगे, एग्जेम्पशन। बताओ एग्जेम्पशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना। बोलेंगे सर ये जो 4500 है ये हमारा 15% के बराबर है, और एग्जेम्पशन कितना परसेंट होता है, 9.5% का एग्जेम्पशन होता है। और बताइए 4500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 9.5 करेंगे तो 2850 निकल के आता है। तो 2850 यहाँ पे लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे अगर 4500 से, तो आ जाएगा 1650। कितना निकल गया, 1650। बस सर प्रोविडेंट फंड में यही दो आइटम आता है, तो प्रोविडेंट फंड को ऐड करके बाहर लिख देंगे। तो बताओ अगर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा दोनों को, बोलेंगे सर 3747, 3747 निकल गया। बोलो समझे। बस सर बस, और ज़्यादा नहीं है, इतना ही जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी निकलने के बाद काम खत्म नहीं होता है, डिडक्शन लेना पड़ता है। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, टोटल ऊपर से नीचे तक 63,900 प्लस 21,990 प्लस 12,969 प्लस 3747 आता है 1,02,606, यानी 102,606 आ गया, 1,02,606 रुपया निकल गया। बोलो समझे। क्या काम खत्म हो चुका है। लेस करेंगे यहां से डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आपका 3 पॉइंट होता है। बताओ A1A का क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि आपका फिक्स्ड होता है,
कितना रुपये का, 50,000 का। सेकेंड कॉलम में जाके लिख देंगे 50,000। 2 नंबर पॉइंट में आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस। अरे बोलो ना, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में तुम देखोगे एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया है, बता इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नहीं दिया था, हाँ या ना। देखो ना ऊपर अलावेंस का चीज देखोगे तो अलावेंस में देखो एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया हुआ था 6,000 रुपये का दिया था, लेकिन सर अलावेंस हमारा ऊपर में तो आ चुका है, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कब आता है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है तब आता है, समझे। और तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं सर, प्रोफेशनल टैक्स लिखते हैं। और क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ था कि नहीं, तो बोलेंगे सर प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे जो पेड है, चाहे वो एम्प्लॉयर पेड करे चाहे वो एम्प्लॉई पेड करे, दोनों का कैलकुलेशन आता है। तो बोलो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जो पेड कर रहा है एम्प्लॉयर कितना कर रहा है, 480 रुपया, तो ये 480 रुपया वहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा आपको। बस दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50,480 रुपये का हमारे पास यहाँ, और फिर माइनस कर देंगे तो काम खत्म। ठीक है, ये निकल गया आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपका पता चल चुका, जाके बताओ ऊपर वाले से माइनस करके 102606 माइनस करेंगे 50,480 तो आता है 52,126। 52,126 का निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा क्वेश्चन था ये बड़ा।